हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख चुके हैं, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम ट्रेंड दिखा रही हूं आपको। व्हाई? बिकॉज थ्रू दिस ट्रेंड आई वांट यू टू नो एक्चुअली द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट फॉर द ईयर 2026। हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको इस चैनल पर रेगुलरली लाइव मिलती हूँ, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देना हो, जैसे कि आज वाली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, एलिजिबिलिटी एंड द स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी 2026। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस भी आपको मिलेंगे, जहां पे मैं ही नहीं, हमारे सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। बहुत अच्छा कंटेंट। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द वंडरफुल कंटेंट, पेड कोर्सेज जो हम आपको अपनी ऐप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलें फिर बात करें मुद्दे की। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करेंगे। तो ये एग्जामिनेशन डेट देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है दैट वी हैव अ कैलेंडर एंड वी नो ये अभी होगा ही होगा पेपर, बट वी कैन सी अ ट्रेंड। और वो ट्रेंड सिर्फ मैं क्यों देखूं, मैं क्यों उस ट्रेंड के बेसिस पे वो एनालाइज करके सीधा आपको बता दूं और आपको कहूं कि देखिए यही डेट होगा। मैं आपके साथ वो ट्रेंड डिस्कस करने आई हूं सो दैट यू फील एम्पावर्ड कि मुझे पता है कि रितिका मैम ने जो बताया है वो किस बेसिस पे बताया है उन्होंने कि आरबीआई ग्रेड बी का पेपर कब होगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी, पिछले 5 सालों की हम ट्रेंड देखेंगे, कब कब नोटिफिकेशन आया है। 2021 वाला जो कोविड ईयर था, एक ही नोटिफिकेशन आया था 2021 में, जनवरी में आ गया था। ठीक है, उसके बाद 2022 में आया, मार्च 2022 में, देन मई 2023, 2024 में जुलाई में आया, और इस बार 2025 में तो काफी डिलेड नोटिफिकेशन आया सितंबर 2025 में ना। कुछ हमें ट्रेंड तो समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एक एक महीने का गैप देके ये तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्या, फेज 1 हुआ मार्च में आपका 2021 में, अगले साल मार्च में आया नोटिफिकेशन। फिर इसका फेज 1 हुआ मई में, तो अगले साल मई में आया नोटिफिकेशन। फिर जुलाई में हुआ तो जुलाई में आया नोटिफिकेशन। सितंबर में हुआ 2024 में फेज 1, तो सितंबर में आया नोटिफिकेशन। तो इस बार तो फेज 1 हुआ आपका अक्टूबर में, तो क्या मैं ये मान लूं कि अक्टूबर में आएगा अगले साल का नोटिफिकेशन? लेट मी टेल यू समथिंग हियर, देयर इज अ गुड चांस कि सितंबर अक्टूबर में आएगा अगले साल नोटिफिकेशन। नॉट बिकॉज solely on this trend I am telling you this because of the examination recruitment cycle. फेज 1 होता है, फिर फेज 2 होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, और जो आपके उस साल के ऑफिसर्स हैं वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं। आरबीआई के ऑफिसर्स को चेन्नई में ट्रेनिंग मिलती है। जब वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं तब जाके नया नोटिफिकेशन रिलीज करता है आईबीपीएस फॉर आरबीआई रिक्रूटमेंट। तो ये इस साल जो सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर में फेज 1 हुआ, दिसंबर में जाके इनका फेज 2 हुआ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइकिल जो पूरा होगा वो जून जुलाई में जाके फाइनल होगा। तो उसके 1 या 2 महीने बाद ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो वो बनी अगस्त सितंबर जाता है आपका, जो हमें इस बार लग रहा है। So we are expecting the notification to be out in 2026 in August September. बट अगेन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि ये हमारा एनालिसिस है, आपका और मेरा यहाँ पे साथ में। मैं डेटा लेके आई हूँ, फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। हो सकता है 1 महीना पहले आ जाए, हो सकता है 1 महीना बाद आए। ठीक है, बट टेंटेटिवली हम अपने मन में लेके चलेंगे अगस्त। ठीक है, ताकि तैयारी भी हम उस हिसाब से कर सकें। बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ किसी एक मंथ को माइंड में रख के, तो उसको 1 महीना पहले या बाद से इतना फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल तैयारी में। ठीक है, सो दैट वाज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। राइट नाउ विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है बहुत बच्चों के लिए ये, और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि कितना ईजी इसका एलिजिबिलिटी रखा गया है। अब ये बैरियर और एलिजिबिलिटी एक साथ कैसे बनेगा, आइए बताती हूँ। तो you have to of course complete a minimum age of 21 years to be eligible to give this examination. Maximum होगा जी आपका 30 years. Now this minimum is common for all, as in SC, ST, OBC, unreserved, सबके लिए ये common है। Like this is the minimum age. इससे पहले आप पेपर नहीं दे सकते, पर मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलता है टू द कैंडिडेट्स जो SC, ST, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको रिस्पेक्टिवली मिलेगा। ठीक है, तो 30 साल फिर भी मैक्सिमम एज अनरिजर्व के लिए, 3 साल 5 साल ऐसे आपको रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। राइट, तो मिनिमम मैक्सिमम एज इज वन थिंग। सेकेंड इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा,
any graduate with 60% of marks can apply for this examination. When I say any graduate, I simply mean कि आपने BE, BCom, BTech, BCA, BCom कुछ भी ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई कर सकते हो. You need not have मास्टर्स डिग्री फॉर द जनरलिस्ट पोस्ट जो यहाँ पे होती है. ठीक है, तो कोई मास्टर्स डिग्री नहीं चाहिए, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. पीपल आर सो कंफ्यूज्ड व्हेन दे गेट टू नो दिस कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, आरबीआई कैसे ऑफिसर्स रिक्रूट कर सकता है. आरबीआई कर रहा है पिछले इतने सालों से, 10 साल से ज्यादा हो गए आरबीआई को रिक्रूटमेंट करते हुए. तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन में इन्होंने एक परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है विच इज 60%. तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो 60% मार्क्स आपके अपनी ग्रेजुएशन में होने चाहिए. आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं, तो 55% आपके लिए रिलैक्सेशन हो गया. एंड लेट्स से यू हैव अ मास्टर्स एज वेल कि मैम मेरे पास तो मास्टर्स है, ऐसे कई कैंडिडेट्स होंगे ना. तो ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि मास्टर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते. मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी है. अगर आपके पास मास्टर्स है आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, पर मास्टर्स में आपको होने चाहिए यहाँ पे मिनिमम 55% मार्क्स. मास्टर्स में इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है. अब एक और क्वेश्चन आता है, ग्रेजुएशन में मान लो आपके 60% नहीं बनते, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, पर मास्टर्स में बन जाते हैं 55, तो ऑफ कोर्स आपका जो बन जाएगा वही यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा ना, हाईएस्ट मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाएंगे आपके. ठीक है, तो ग्रेजुएशन है तो चलेगा, लेकिन 60% होना चाहिए. और रिलैक्सेशन है SC STs के लिए. अगर मास्टर्स है तो मास्टर्स वाले मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे अगर 55% से ऊपर हैं तो इतना मुश्किल नहीं है क्राइटेरिया जो बच्चों ने बना रखा है. ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, CGP और परसेंटेज वाला. कुछ बच्चे अब ऐसे होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज आजकल, अब हमारे समय में तो परसेंटेज ही आता था, आप लोग आजकल CGPAs ही मिलते हैं आपको. देन व्हाट विल यू डू? तो आरबीआई कहता है कि अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करो फ्रॉम द फॉर्मूला दैट हैज बीन गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी. उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उसको यूज करके सीजीपीए को कन्वर्ट करना परसेंटेज में और उसको यूज करना. अगर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया नहीं देती है, वैसे तो देती हैं यूजुअली यूनिवर्सिटीज, नहीं देती है तो फिर आरबीआई क्राइटेरिया देगा आपका. ठीक है, और जब नोटिफिकेशन आएगी तब वो कहेंगे कि इसके थ्रू कन्वर्ट कर लो. ठीक है, क्लियर है. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की एलिजिबिलिटी के सारे डाउट्स यहां पे क्लियर कर देने की. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. ठीक है, अब मैं अगले लेग पे लेके जाना चाहती हूं अबाउट दी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. देखिए, स्ट्रैटेजी आपको कोई भी 10 मिनट में नहीं बता सकता, 15 मिनट में नहीं बता सकता. आई वुड से मुझे एक लंबा समय चाहिए रेगुलरली आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने को. इसीलिए मैं कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहो, ताकि आपको पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाए. और अगर आप एक डेडिकेटेड क्लैरिटी ला चुके हो अपने माइंड में कि हाँ मुझे ये पेपर देना ही है, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन यू गो फॉर आवर कोर्स. हमारा 2026 का कोर्स ऑलरेडी लाइव है. मैं वहां आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, जो 100 नंबर का सब्जेक्ट है. उसके अलावा पूरे एग्जाम के लिए तो हैंड होल्डिंग करती ही हूँ. ठीक है, बट नेवरदलेस यूट्यूब पे मैं आई हूँ तो आपको गाइड करके जाऊंगी स्ट्रैटेजी के बारे में. एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा. स्ट्रैटेजी से पहले ऑफ कोर्स इट्स माय ड्यूटी टू रिमाइंड यू अबाउट द पैटर्न. तो फेज 1 हमारा क्वालिफाइंग रहता है जी. बेसिकली आपको जो मार्क्स आएंगे वो सिलेक्शन में काम नहीं आएंगे, बट यू हैव टू क्वालिफाई. तो फेज 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका पूरा. देन फेज 2 डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का मिक्स है. डिस्क्रिप्टिव मतलब ऑनलाइन टाइपिंग, कीबोर्ड टाइपिंग आनी चाहिए आपको, प्लस एमसीक्यूज रहते हैं. एंड फेज 3 इज इंटरव्यू. नाउ usually you have to do an integrated preparation of phase 1 and phase 2, given you have more than 3 months from the examination in your hand. क्योंकि इंटीग्रेटेड तैयारी ही आपको मदद करती है पेपर सही में निकालने में. अब मान लीजिए कोई बच्चा अब ये वीडियो तब देख रहा है या तैयारी तब शुरू करता है, लेट्स से 2 महीने रह गए पेपर को, 3 महीने रह गए, 3 महीने से कम का समय रह गया, तो हम कहते हैं चलो ठीक है भैया, आपसे जितना हो सके फेज 1 कर लो और थोड़ा बहुत फेज 2 करके चले जाओ. अब होगा ही नहीं तो क्या करोगे. बट इफ यू हैव अ गुड नंबर ऑफ मंथ्स इन योर हैंड, डू अ प्रिपरेशन विच इज इंटीग्रेटेड, फेज 1 भी फेज 2 भी. और मैं कुछ पॉइंट्स आपको दूंगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के भी अभी से. ऑल्दो इंटरव्यू की सही प्रिपरेशन फेज 2 के बाद होगी, लेकिन कुछ चीजें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप अभी से कर सकते हो. वो क्या है मैं आज बताने वाली हूं आपको, क्योंकि ये 75 मार्क्स का है और इसके 75 और इसके 300 मिलके आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि यही तो नंबर हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये क्वालिफाई करवाएंगे आगे बैठने के लिए. यहां दोनों के नंबर आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे आरबीआई ग्रेड बी की लिस्ट में.
ठीक है, तो चलिए फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए 4 सब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, जीए 80 मार्क्स का है, अच्छी खासी वेटेज रखता है। रीजनिंग 60 मार्क्स का है, इंग्लिश क्वांट 30-30 है। ना यू हैव टू बी डिसेंट इन ईच सब्जेक्ट, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है, तो हर सब्जेक्ट में आपको डिसेंट करना है, बट दैट डज नॉट मीन 100/100 लेनी है, 200/200 लेनी है, नो। क्वालिफाएंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे, हर सब्जेक्ट में एक अच्छी पकड़ बनाएंगे ताकि ओवरऑल हम कट ऑफ क्लियर कर पाए। नेगेटिव मार्किंग है तो हम क्वेश्चंस इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे कि फालतू में अपने नंबर नहीं कटवाएं। सेक्शनल कट ऑफ निकालेंगे और पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही देंगे। ठीक है, 200 नंबर नहीं लेने। फेज 2 में ईएसआई है जो मैं पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाती हूँ, ऑब्जेक्टिव भी। फिर पेपर 2 इंग्लिश है, कंप्लीटली राइटिंग का पेपर है, एसे, लेटर, ये सब लिखना होता है। एंड पेपर 3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं पूरे पैटर्न को नहीं आज यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि इन तीनों के 100 नंबर मिलके बनाते हैं 300। एंड थैंकफुली देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ कि आपको पेपर 1 में अलग क्वालिफाई करना, पेपर 2 में अलग। क्यूमुलेटिवली इनके नंबर 300 जुड़ेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्कोर मोर एंड मोर जितना हो सके। मान लीजिए आप ईएसआई में इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, कोई बात नहीं, आपके पास मौका है इंग्लिश और एफएम के थ्रू नंबर लेने का। तो ये आपको पेपर के लूप होल्स को पकड़ना है और फिर प्ले करना है उस पर। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर स्ट्रैटेजी फॉर कमिंग 4 to 5 months मिनिमम जो आप फॉलो कीजिए। फेज 1 फेज 2 को साथ लेके चलेंगे, उसमें ही इंटरव्यू निकल जाएगा, मैं ऐसे बताऊंगी आपको। सबसे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को 1 by 1 इन द नेक्स्ट 4 months। मतलब आपने अगर रीजनिंग उठाया है सबसे पहले, 60 मार्क्स का है, रीजनिंग ही उठाना बनता है, उसको कोशिश करो इन अ स्पैन ऑफ मैक्सिमम 40 days 50 days खत्म कर लो, ताकि फिर आप क्वांट पे जा सको। फिर क्वांट को उठाया है तो क्योंकि क्वांट की वेटेज कम है तो उसे 1 महीने में निपटाओ, फिर इंग्लिश पे जाना। तो फेज 1 के क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को आप 1 by 1 4 महीने में खत्म कीजिए। अब ये सोच के करना कि एक तो आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, प्लस लेवल ऑफ पेपर अच्छा है, अच्छा खासा है, तो अच्छी तैयारी करेंगे। अब इससे फायदा पता है क्या होगा, अगले 4 महीनों में मान लीजिए कोई और नोटिफिकेशन आ जाती है, you will feel so confident by covering quant, reasoning, English that you will say let me try this paper as well, which is a very good approach. You should do that. मैं आपको recommend करती हूँ वो। ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कीजिए एंड कवर एफएम सिलेबस एंड देन ईएसआई नेक्स्ट 4 months। एफएम आपका 2 से 2.5 महीने में हो जाना चाहिए। हमारा कोर्स लोगे तो कोर्स में तो वीर सर पढ़ाते हैं, एफएम में ईएसआई पढ़ाती हूँ, हमारी क्लासेस चलती हैं, तो वो क्लासेस के थ्रू या अपना सिलेबस कर रहे हो तो एफएम कवर कर लो, वो खत्म होते ही ईएसआई का स्टैटिक कवर कर लो। तो 4 महीने में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कवर हो गया है, ईएसआई, एफएम कवर हो गया है। आप फेज 1 और फेज 2 के ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड बैठे हो, लेकिन इससे पेपर नहीं निकलेगा। साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच इज करंट अफेयर्स। सो कवर करंट अफेयर्स डेली फ्रॉम जनवरी 2025। आइदर फॉलो माय यूट्यूब लेक्चर, किसी और का यूट्यूब लेक्चर जहां ईएसआई, जीए, फाइनेंस, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। अगर आप फ्री में तैयारी कर रहे हो, कोर्स ले लेते हो तो फिर ऑफ कोर्स वहीं पे सब कुछ मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि डेली आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं किसी लेक्चर या मैगजीन के थ्रू। एक सब्जेक्ट फेज 1 का करना है, एक सब्जेक्ट फेज 2 का। ये 3 चीजें आपको रेगुलरली करती रहनी पड़ेंगी फॉर आने वाले 4 months। 4 months के बाद आप देखोगे आपके ये 2 चीजें कवर हो गई तो आप रिविजन पे चले जाओगे, मॉक टेस्ट पे चले जाओगे। पर करंट अफेयर्स चलते रहेंगे टिल योर पेपर, क्योंकि पेपर से 1 हफ्ता पहले तक करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं आपने। ठीक है, डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मेजरली पेपर से जो 2-3 महीना पहले का करंट अफेयर्स है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन उससे पीछे का भी आ सकता है। अब जीए चाहें तो भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ईएसआई और फाइनेंस करंट अफेयर्स पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, एडिशनली ट्राई टू रीड अ न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर पढ़ना है ये सोच के नहीं कि मैं करंट अफेयर्स रट लूं, बट टू गेट अ ग्रास्प ओवर द इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन, टू गेट अ हैंग ऑफ रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशंस, ताकि इंग्लिश में मदद मिल सके, वोकैब अच्छी हो सके। न्यूज़पेपर कैन बी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड हो सकता है, हिंदू बिजनेस लाइन हो सकता है। अगर आपको ऑफलाइन लाइक फिजिकल पेपर नहीं मिलता, ऑनलाइन वेबसाइट से रेफर कर लो, तो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ो, आधा घंटा देना है डेली का, दैट्स इट। वीकली एक हैबिट बनाना, जैसे योजना मैगजीन सरकारी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होती है, ट्राई टू रीड दैट। कभी कभी आपको अगर लगे, टाइम लगे, उसको पढ़ो। आरबीआई की वेबसाइट को खोल के देखो क्या चल रहा है, क्या नया नोटिफिकेशन आरबीआई ने दिया है, कुछ हिस्ट्री देखो आरबीआई की, व्हाट आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। कोई नया जब भी आरबीआई कोई इनिशिएटिव लाता है वेबसाइट पे डालता है अपने सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस में, उसको देखो। तो ये चीजें आपने करनी है नॉट फॉर गेनिंग फैक्चुअल नंबर
कि फैक्ट से नंबर ले आऊं मैं, नहीं, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एंड दिस इज गोइंग टू शिफ्ट योर माइंडसेट एज वेल। क्योंकि आप चीजों को समझेंगे, ब्रॉडली जानेंगे, तो वो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा और वो इंटरव्यू में दिखेगा। तभी मैंने कहा था इंटरव्यू की तैयारी भी मैं आपको बताऊंगी, आप कर सकते हो इससे थ्रू दिस पार्ट, राइट। बाकी इंटरव्यू की मेजर चीजें हम तभी करेंगे जब फेज 2 आप दे लोगे। सो दिस इज द मुद्दा दैट यू हैव टू डू एवरी डे, यू हैव टू डू दिस। मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम आएगी, और कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब क्लैरिटी होगी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो पहले क्लैरिटी लाओ, फिर तैयारी में कूदना, क्योंकि तैयारी में कूद जाओगे, 2-3 महीने दे दोगे और फिर मुंह छोड़ दोगे अपनी बिल्कुल तैयारी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यू हैव गुड इनफ टाइम। और हमारा आरबीआई ग्रेड बी टारगेट P2I 2026 कोर्स ऑलरेडी लाइव है। मी एंड अदर एक्सपर्ट्स आर देयर आपको पढ़ाने के लिए। अगर आप चाहें तो हमारा कोर्स ले सकते हैं। मेरा कोड है Y754, इसका यूज करेंगे, भारी डिस्काउंट मिलेगा 80% तक का। मैं एक और सजेशन जाते जाते देना चाहूंगी उनको जो इस वीडियो में अंत तक रुके हैं, क्योंकि जो बीच में चले गए उसका मतलब उनको मिल गया जो मिलना था, या जो नहीं मिलना था छोड़ गए वो। अगर आपने वीडियो पूरा सुना है, आई अज्यूम दैट यू आर रियली सिंसियर अबाउट क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, तो क्या करना चाहिए आपको तैयारी के साथ साथ? आई वुड से चूज वन मोर एग्जाम अलॉन्ग विद आरबीआई ग्रेड बी, which can be either NABARD grade A, it can be SEBI grade A, it can be IRDAI grade A, और UPSC EPFO हो सकता है, या आपके स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो भी आपको ठीक लगे एक चूज कर लो जो इन अलाइनमेंट विद द प्रिपरेशन हो, ताकि इस तैयारी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस मिले दूसरे पेपर में भी। इट इज नॉट अ प्लान बी जो मैं कह रही हूं अपना तैयार करके रखो, डोंट यू नो थिंक दैट कि मैम तो कह रही है प्लान बी तैयार करके रखो, नहीं, प्लान बी नहीं है। आपके लिए मल्टीपल एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे कि आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील होगा कि यार मेरा तो ये नहीं निकला तो वो निकलेगा। समझे? मैं चाहती हूँ आरबीआई निकले सिंसियर तैयारी के साथ, पर क्योंकि मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने तैयारी आरबीआई की शुरू की थी, आज नाबार्ड में ऑफिसर बन के बैठे हैं। तैयारी नाबार्ड की शुरू की थी, आज आरबीआई में ऑफिसर बन के बैठे हैं। तो मैं तो जेन्युइनली आपको नाबार्ड सजेस्ट करती हूँ। 70% दोनों का सिलेबस सेम है, आरबीआई और नाबार्ड, और पैटर्न भी सेम है, तो ये दे लो आप साथ में। बाकी नहीं तो आप अपने आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल बी देयर विद यू, यू जस्ट हैव टू फॉलो माय टेलीग्राम ग्रुप। ये QR कोड है, डायरेक्टली आपको ले जाएगा, और सर्च माय नेम रितिका चावला Adda 24/7. If you have any doubt, just let me know in the comments. If you feel motivated, प्लीज राइट आई एम मोटिवेटेड टू क्रैक आरबीआई 2026। लिखोगे तो एफर्मेशन होगा कि मैं ये करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। अपने आप हम अट्रैक्ट करते हैं अच्छी चीजों को। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू, एंड अगेन टेलिंग यू वी हैव अ कोड Y754, फैकल्टी रेफरेंस है, बहुत भारी डिस्काउंट दिलाएगा। आरबीआई का कोर्स लेना है, या अगर आरबीआई नाबार्ड दोनों देने का सोचते हो तो महापैक लेना, इसमें सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कराते हैं, आरबीआई नाबार्ड सेबी इन सब की, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू रिजॉल्व एनी डाउट्स दैट यू हैव इन योर माइंड, और मोटिवेटेड हो, पेपर निकालना है तो जरूर लिख के बताना। धन्यवाद, थैंक यू, आई विल सी यू वेरी सून।